Hello everyone, a warm welcome to you on my channel Horizon Classes. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग जो बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस है उसका आज फुल चैप्टर हम आज रिवीजन करेंगे। फुल चैप्टर का नाम है फोर्थ चैप्टर का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। हम पहले देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट तो हम देखेंगे मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स देखेंगे, उसके बाद काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, उसके बाद क्रॉसिंग ऑफ चेक्स का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक्स देखेंगे, उसके बाद एंडोर्समेंट का टॉपिक है, एंडोर्समेंट का मीनिंग, एसेंशियल्स ऑफ एंडोर्समेंट एंड काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट। टोटल आपको 8 टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। चलिए अपने फर्स्ट टॉपिक से हम चलते हैं, मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर का नाम ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो हम पहले मीनिंग जान लेते हैं, मीनिंग क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। चलिए, a negotiable instrument is a document, a written order with the payer name on it. It guarantees the payment of a specified amount of money either immediately or at a future date. A negotiable instrument promises the payment without conditions. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट है जो एक रिटर्न ऑर्डर है जिसमें पेयर का नाम लिखा हुआ रहता है। मतलब जब आप किसी को पैसे दे रहे हो तो उसके बदले उससे कुछ गारंटी लोगे। वो गारंटी इन रिटर्न जो गारंटी लोगे उसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये पर गारंटी देता है कि आप जो स्पेसिफाइड अमाउंट उसे दे रहे हो कि वो इमीडिएटली आपको रिटर्न करे या तो फिर एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट में आपको रिटर्न करे। इसी को ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिस करता है पेमेंट की, बट विदाउट कंडीशन। आप जब किसी को पैसे दे रहे हो तो इन रिटर्न उससे गारंटी ले रहे हो, वो गारंटी को ही हम यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। बट उस गारंटी में ये नहीं लिखना चाहिए कि कंडीशंस नहीं रहने चाहिए कि अगर मैंने नहीं दिया पैसे तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कंडीशंस नहीं रहेंगे। जहाँ कंडीशंस नहीं रहेंगे उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन है, एज पर सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल either टू द ऑर्डर और टू द बियरर। एज पर द सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, या तो फिर और चेक्स भी हो सकता है। ये आपको मैं तीनों का मीनिंग समझाऊंगा। काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये तीनों के बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। ये था हमारा मीनिंग। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैंने वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। सेकेंड टॉपिक है फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फीचर से आपको पूरा सही क्लियर हो जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या आता है? फर्स्ट है रिटर्न एंड सिग्नेचर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न तरीके से एविडेंस देते हैं। जब भी कोई पैसे ले रहा है तो वो प्रॉमिसरी नोट देगा, लिख के देगा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये पैसे ले रहा हूँ। ये रिटर्न रहेगा और इसमें सिग्नेचर्स रहेंगे एज पर द रूल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एज पर द रूल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सिग्नेचर किसकी चाहिए किसकी नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड है मनी। ये सारा का सारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करता है, या तो फिर सारा का सारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ही पैसों के बारे में, पैसों की गारंटी के बारे में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। थर्ड है नेगोशिएबिलिटी। नेगोशिएबिलिटी मतलब ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इजीली एक बंदे से दूसरे बंदे तक ट्रांसफर हो सकते हैं। फोर्थ है नोटिस। अगर आप किसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भेज रहे हैं तो उसे नोटिस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, आप उसको विदाउट नोटिस भेजे हुए आप उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भेज सकते हैं। फिफ्थ है पॉपुलैरिटी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये बहुत ही पॉपुलर है इन कमर्शियल बेसिस, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट या तो फिर बहुत ही विथियल रोल निभा रहा है, क्योंकि ये क्विक एंड इजीली ट्रांजैक्शंस होते हैं। एंड द सिक्स्थ इज एविडेंस। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ खराबी रही, कुछ डिफेक्टिव रहा तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाया जाएगा। बट आप किसी को पैसे दे रहे हो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाया जाएगा, बट ये आपके पास एविडेंस रहेगा कि मैं आपको इसको पैसे दिया हूँ। ये था हमारा फीचर्स। अगर आपको डिटेल चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये आपको टॉपिक से आपको क्लियर हो जाएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या किसे कहते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 काइंड्स रहते हैं, क्या 3 टाइप्स रहते हैं, जिसमें फर्स्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटर्न ऑर्डर बिंडिंग वन पार्टी टू पे ए फिक्स्ड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी ऑन डिमांड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? जो पैसे दे रहा है, फॉर एग्जांपल ए बी को पैसे दे रहा है, ए क्या करेगा, ये बिल बनाएगा कि मैं तुझे ये पैसे दे रहा हूँ, तू मुझे ये मंथ तक मुझे रिटर्न कर देना।
ये कौन बनाता है? जो पैसे देता है ना वो ये बिल बनाता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. सो ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफन इंक्लूड थ्री पार्टीज, द ड्रॉ इन द पार्टी दैट पेज द सम, द पेई रिसीव्स द सम एंड द ड्रॉअर इज वन दैट ऑब्लिगेट्स द ड्रॉ टू पे द फी. तो इसमें तीन पार्टीज रहती है. फर्स्ट रहता है ड्राई जो पैसे देता है, सेकंड रहता है पेई जो पैसे लेता है, और थर्ड रहता है ड्रॉअर जो दोनों के बीच में रहता है. तो आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है. जैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? जो पैसे दे रहा है वो बनाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सेकंड है प्रॉमिसरी नोट. अ प्रॉमिसरी नोट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स अ रिटर्न प्रॉमिस बाय वन पार्टी टू पे अनदर पार्टी ए डेफिनेट सम ऑफ मनी आइदर ऑन डिमांड और एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट. सो प्रॉमिसरी नोट कौन लिखता है? प्रॉमिसरी नोट जो पैसे ले रहा है, जो पैसे ले रहा है. फॉर एग्जाम्पल बी ए के पास से पैसे ले रहा है. सो बी यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट बनाएगा कि मैं तुमसे इतने पैसे ले रहा हूँ और मैं तुम्हें ये मंथ तक लौटा दूंगा. सो इसे ही प्रॉमिसरी नोट कहते हैं. दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो पैसे दे रहा है वो बनाता है, और प्रॉमिसरी नोट जो पैसे ले रहा है वो ये डॉक्यूमेंट बनाता है. द थर्ड इज चेक्स. चेक्स का तो आपको मालूम ही है. ए चेक इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स अ बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द मनी फ्रॉम अ पर्सन's अकाउंट टू द person is whose name the check has been issued. The person reading the check, known as a drawer, has a transaction banking account with where their money is held. So चेक क्या है? एक चेक एक डॉक्यूमेंट है जो बैंक को ऑर्डर देता है कि जिसका नाम उस चेक में लिखा गया है या चेक उसके नाम पे इशू किया गया है, वो जितने भी अमाउंट चेक में लिखा गया है उसको उतने पैसे दे दे. और बैंक क्या करता है? जो चेक लिखा है उसके अकाउंट में से पैसे कट कर लेता है. ये सारा होता है चेक्स का प्रोसेस. तो ये थे हमारे तीन टाइप्स. फर्स्ट था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेकंड था प्रॉमिसरी नोट एंड थर्ड था चेक्स. तो इसका भी डिटेल वीडियो मैंने स्पेसिमेन के साथ बनाया है कि प्रॉमिसरी नोट कैसा रहता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा रहता है और चेक्स भी कैसा रहता है. तो वीडियो चैनल में है, आप जाकर देख लीजिएगा. एंड द फोर्थ टॉपिक इज क्रॉसिंग ऑफ चेक्स. सो चेक की क्रॉसिंग किसे कहते हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स किसे कहते हैं, देखते हैं चलिए. A crossing of check is an instructing the banker to pay the specified sum through the banker only. That is, the amount on the check has to be deposited directly to the bank account of the payee. Next है, and it is not instantly encashed by the holder presenting the check at the bank counter. If any check contains such instruction, it is called a cross check. So मैं आपको एक स्पेसिमन बताऊंगा. देखिए ये एक स्पेसिमन है, ये चेक का एक स्पेसिमन है जिसमें यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट में दिख रहा होगा दो लाइंस उतरे हुए हैं. तो जो भी चेक लिख रहा है वो क्या करेगा? अगर ये जब भी ये दो लाइन लिखेगा तो समझ जाना कि क्रॉसिंग ऑफ चेक है. क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब ये जो चेक लिख रहा है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है बैंक को कि उसे काउंटर पे से पैसे नहीं दिया जाए. अब जैसे यूजुअली जाकर हम बैंक से पैसे निकालते हैं काउंटर पे से, बट ये जब क्रॉसिंग ऑफ दो पैरेलल जो लाइन होती है टॉप पे जब लिखा हुआ रहता है तो समझ जाना कि इसे काउंटर पे पैसे नहीं मिलेंगे. जिसका नाम उसमें लिखा गया है, इन दोनों के बीच में नाम लिखा हुआ रहता है, सिर्फ उसके अकाउंट में ही उसे पैसे मिलेंगे. इसका मतलब है क्रॉसिंग ऑफ चेक. जब भी वो दो लाइन दिखेंगे टॉप में तो समझ जाना है क्रॉसिंग ऑफ चेक है. क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब आपके पैसे आपको अकाउंट में मिलेंगे, आपको इन कैश ये पैसे नहीं मिलेंगे. तो ये था हमारा क्रॉसिंग ऑफ चेक. अगर इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा. सो फिफ्थ इज टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग. सो क्रॉसिंग ऑफ चेक्स जैसे मैंने स्पेसिफिक बताया वो कितने टाइप्स के रहते हैं टोटली हम देखेंगे. टोटली 5 टाइप्स के रहते हैं. क्या क्या रहते हैं देखते हैं. फर्स्ट है जनरल क्रॉसिंग. जनरल क्रॉसिंग मतलब सिर्फ दो लाइन लिखे हुए रहते हैं या तो फिर बीच में एंड को लिखा हुआ रहता है. एंड को मतलब एंड कंपनी, जिसका मतलब है कि जो लेने आया है चेक उसको हाथ को नहीं दिया जाए कैश, उसके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए. रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग. रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग मतलब वो जो दो लाइनों है उसके बीच में लिखा हुआ रहता है अकाउंट पेई. तो जिसका नाम उस चेक पे लिखा गया है उसी के अकाउंट में ही वो चेक पे होगा, ये और किसी के अकाउंट में भी ये चेक पे नहीं होगा. थर्ड है स्पेशल क्रॉसिंग. तो स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है? स्पेशल क्रॉसिंग के जो दो पैरेलल लाइन है उसके अंदर स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक का नाम लिखा हुआ रहता है. सो इसका मतलब जो बैंक का नाम लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल एसबीआई का नाम लिखा हुआ, सो आपको पैसे वो एसबीआई के बैंक में गए के बाद ही आपको ये पैसे डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, जब तक ये पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे. तो नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग. नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग का टॉपिक डिफरेंट है. ये क्या होता है? ये इस तरह की क्रॉसिंग क्या होती है? जो चेक ट्रांसफर करना चाहता है वो अपना चेक ट्रांसफर कर सकता है इस प्रोसेस में, बट वो अपना टाइटल, चेक का टाइटल चेंज नहीं कर सकता. तो द लास्ट इज डबल क्रॉसिंग. तो डबल क्रॉसिंग में क्या होता है?
इसमें जो पैरेलल लाइंस है, 2 पैरेलल लाइंस रहेंगे एट द टॉप, 2 पैरेलल लाइंस रहेंगे। तो 2 पैरेलल लाइंस में क्या लिखा गया है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट आप जिसको पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको बैंगलोर को पे करना है। यहाँ से बैंगलोर में एक बैंक है, समझिए पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है, आपको उसको पे करना है, उस अकाउंट में आपको डालना है। बट आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर आपको बैंगलोर में नहीं मिलेगा, तो आप सपोर्टिंग बैंक का वो जो सेकंड कॉलम रहेगा, सेकंड रहेगा, उसमें आप वो सेकंड बैंक जैसे एसबीआई है सपोर्टिंग बैंक, अगर पंजाब नेशनल बैंक नहीं रहेगा तो आप एसबीआई में जाकर ये पैसे निकाल सकते हैं बोल के डबल क्रॉसिंग रहेगा, चेक के ऊपर 2 डबल क्रॉसिंग रहेगा। आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगा जब मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं डबल क्रॉसिंग का वीडियो बहुत ही अच्छा समझाया था, मैं इसका भी दे दे रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो भी जाकर देख लीजिएगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 6th टॉपिक, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट हम देखते हैं, चलिए। इंडोर्समेंट का मतलब द एक्ट ऑफ ए पर्सन हु इज होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन साइनिंग हिज और हर नेम ऑन द बैक ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट देयर बाय ट्रांसफरिंग टाइटल ऑफ ओनरशिप। सो इंडोर्समेंट आपको समझने के लिए बट आपको पहले एक एग्जांपल लेना होगा, एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इंडोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है। हमारे इस एग्जांपल में 3 व्यक्ति है, ए बी एंड सी। सो बी हमारा मिडिल मैन है, समझिए बी हमारा मिडिल मैन है। ए ने बी को चेक दिया, सो ए कुछ खरीदा होगा बी के पास से, सो बी ने उसे पेमेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ चेक। सो ए ने बी को चेक दिया, कितने का चेक दिया? 10,000 का चेक दिया। हम पूरे एग्जांपल में 10,000 ही लेंगे, अमाउंट तो 10,000 का चेक दिया। अब सी को जो अपने फर्दर पेमेंट करना करता है, उसे कुछ उसने सी से कुछ खरीदा होगा, जो बी है जिसको ए का चेक आया, सी को उसको सी के पास से वो कुछ लिया होगा, तो बी को भी सी को फॉरवर्ड करना होगा, तो उसे चेक लिखना होगा। सो वो क्या करेगा, जो एक पर्टिकुलर नेक्स्ट चेक नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, जो ए का चेक आया था वो ट्रांसफर कर देगा सी को। कौन करेगा? बी। सो इस प्रोसेस को जो ए के पास का चेक है जो सी को सेंड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इस प्रोसेस को हम एंडोर्समेंट कहेंगे। सो इसका भी वीडियो मैंने अलग तरीके से बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। 7th इज काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट। सो एंडोर्समेंट के काइंड्स क्या है, बट आपको सिलेबस में पहले एसेंशियल्स है, एसेंशियल्स बताने से पहले मैं आपको काइंड्स बताऊंगा। अगर काइंड्स अगर आप समझ गए तो एसेंशियल इजी तरीके से समझ पाएंगे। सो काइंड्स आपको टोटली 4 तरह के रहेंगे, जिसमें ब्लैंक और जनरल एंडोर्समेंट। जो चेक है, जो ब्लैंक एंडोर्समेंट में क्या होगा, अब जो ए ने बी को चेक दिया था, सो बी क्या करा, वो चेक सी को दे दिया। सो सी को दे दिया। अब उसमें वो पीछे तो लिखेगा, मैं आपको बेसिक एंडोर्समेंट का मीनिंग बता रहा हूँ, अभी हम काइंड्स पर नहीं आए हैं। सो बी क्या करेगा, पीछे जो चेक के पीछे रहता है उस पर क्या करेगा, सी का नाम लिखेगा कि सी पे टू सी, एंड उस पर सिग्नेचर करेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर पीछे चेक के पीछे अगर जगह नहीं रही तो क्या करेगा, एक नेक्स्ट स्लिप लेगा, स्लिप अटैच करेगा और उस पर लिखेगा कि पे टू सी 10,000 रुपीज बोल के अपना सिग्नेचर करके दे देगा। सो ये था एंडोर्समेंट का मीनिंग। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट। सो काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट क्या है, फर्स्ट है ब्लैंक और जनरल एंडोर्समेंट। इसमें क्या होगा, जो एंडोर्सर है, जो चेक पे कर रहा है, जो बी है हमारा जो मिडिल है, वो क्या करता है, सी का नाम यहाँ पर नहीं लिखता, सिर्फ सिग्नेचर करता है और दे देता है ब्लैंक में। सेकंड है स्पेशल और फुल एंडोर्समेंट। इस प्रोसेस में क्या करेगा, एंडोर्सर जो चेक दे रहा है हमारा बी, इसमें क्या करेगा, जो भी जिसको दे रहा है सी को, सी का नाम लिखेगा और अपने सिग्नेचर करके दे देगा। और थर्ड है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। इसमें क्या करेगा, जो एंडोर्सर है क्या लिखेगा, इसमें एक वर्ड लिखेगा टू पे टू सी ओनली। तो ये जो चेक है ये आगे नहीं बढ़ सकता, ये लास्ट सी तक ही सीमित है। सी यहाँ पे से इससे पैसे निकाल लेना, बात खत्म है, चेक यहाँ पर खत्म हो जाता है, यहाँ पर सी और फर्दर पेमेंट नहीं कर सकते, इसे रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कहते हैं। एंड द लास्ट इज कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशनल एंडोर्समेंट, ये चेक फर्दर किया जाता है, कुछ कंडीशन अगर पूरे होंगे तभी ये चेक का पैसे विड्रॉ होंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए एक चेक बनाया कि जब मेरे बच्चे 18,000 के होंगे तो तभी उनके अकाउंट में ये पैसे आना चाहिए, जब तक अकाउंट नहीं आना चाहिए। तो जब तक बच्चे 18 ईयर्स के नहीं होंगे जब तक ये चेक क्लियर नहीं होगा, जब तक क्लियर बाउंस ही होता रहेगा। सो इसे कंडीशनल एंडोर्समेंट कहेंगे हम। तो इसका भी वीडियो विद नोट्स मैं बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। एंड द 8th वर्स इज एसेंशियल्स ऑफ एंडोर्समेंट। अगर आप एंडोर्समेंट बना रहे हैं, एंडोर्समेंट भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए। सो टोटल 6 चीज़ें हैं। जो फर्स्ट है मस्ट बी ऑन इंस्ट्रूमेंट।
सो इंस्ट्रूमेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल चेक डॉक्यूमेंट है। चेक पे आप चेक पे जो पीछे अगर चेक पे जगह रही तो सामने फेस पे लिख दीजिए नाम, अगर चेक पे जगह नहीं है तो पीछे जो बैक पेज रहता है उस पर नाम लिख के अपने सिग्नेचर कर दीजिए। और बैक पेज पे भी अगर नाम नहीं रहा तो एक नेक्स्ट स्लिप लगा के उस पर नाम लिख के पे कर दीजिए। सेकेंड है इंडोर्समेंट बाय मेकर और होल्डर। सो ये जो इंडोर्समेंट होता है मेकर, ये जो मेकर होता है या तो फिर होल्डर होता है, उन्हीं की तरफ से ये इंडोर्समेंट किया जाता है। सिग्नेचर ऑफ इंडोर्सर, किसी तरह का भी कितने भी तरह का काइंड्स रहना चाहिए इंडोर्समेंट में, बट जब भी इंडोर्सर का सिग्नेचर होगा तभी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो फिर इंडोर्समेंट आगे बढ़ेगा, तब तक वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो एलिजिबल ही नहीं होगा एज अ इंडोर्समेंट। नो स्पेसिफिक फॉर्म, अगर आपके पास जगह नहीं रही तो आप एक स्लिप लगाकर एंड वो जो जिसको पे कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए, बट आप स्पेसिफिक फॉर्म नहीं बना सकते। सिर्फ आप एविडेंस देना चाहिए कि मैं इसको पे कर रहा हूँ, बस बात खत्म। आप एक नेक्स्ट स्लिप लेके या नेक्स्ट फॉर्म लेके आप इसे भर नहीं सकते। एंड द फिफ्थ इज डिलीवरी। सो इसकी डिलीवरी ये जो इंडोर्सर है वो भी कर सकता है या तो फिर उसके बिहाफ से कोई और भी जाकर इसकी डिलीवरी कर सकता है। एंडोर्समेंट ऑफ फुल बिल। सो फुल बिल की ही इंडोर्समेंट होती है, आधे बिल की इंडोर्समेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल बता के मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। फॉर एग्जांपल ए ने बी को 10,000 का चेक दिया, सो सी भी वो चेक में 10,000 रुपीज़ ही वो सी को ट्रांसफर कर सकता है, उसमें के 2,000 निकाल लेके 8,000 ट्रांसफर करूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो फुल अमाउंट ही ट्रांसफर होगा जब तक वो इंडोर्समेंट ट्रांसफर नहीं होता। सो ये था हमारा आज का फुल वीडियो। थोड़ा फास्ट हुआ है वीडियो क्योंकि आप वीडियो हमारे देखते हो, फास्ट पढ़ाते हैं बोल के, टाइम बचता हो बोल के, सो इसलिए वीडियो भी थोड़ा फास्ट हो गया आपका टाइम बचाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के सारे वीडियोस है चैनल में। 1 to 4 चैप्टर के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और जो 4 चैप्टर था है, 4th चैप्टर जो मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वो जाकर देख लीजिए। और फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉड्यूल में मैंने फुल पढ़ाया है, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।